जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी को आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, अगर बात करें आज के क्लास के बारे में, तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप 2026 एग्जाम के लिए नए पैटर्न पर आधारित 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी तैयारी को और ही बेहतर बनाएगी। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर और देखते हैं कि आज के प्रश्न आप सभी के लिए कैसा होने वाला है। तो दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों आप सभी को, तो मेरा नंबर 9546110514 पर मैसेज करिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान में समावर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई? क्या दोस्तों? कि भारतीय संविधान में समावर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई? तो दोस्तों, बात करते हैं कि हमारा इंडिया का जो संविधान है उसमें समावर्ती सूची है, जो कि किस देश से लिया गया दोस्तों? तो वह है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया दोस्तों। इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं दोस्तों। क्या कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्या दोस्तों? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सबसे पहले किस राज्य पर प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबसे पहले किस राज्य पर प्रयोग किया गया था दोस्तों? तो है दोस्तों सतारा। कौन सा दोस्तों? सतारा। बात करें सतारा के बारे में दोस्तों, तो लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में, क्या दोस्तों? 1848 ईस्वी में सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लागू किया था दोस्तों? कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी। क्या दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। कब किए थे दोस्तों? तो 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बाद में झांसी और नागपुर पर भी इसे लागू किया गया था दोस्तों, कि बाद के दिनों में झांसी और नागपुर में भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो आइए देखते प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में होता है? क्या दोस्तों? कि भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? तो है दोस्तों झारखंड राज्य में। कौन सा राज्य में दोस्तों? झारखंड, जो कि झारखंड का कोडरमा क्षेत्र। कौन सा देश क्षेत्र? कोडरमा। कौन सा क्षेत्र दोस्तों? कोडरमा क्षेत्र लंबे समय से अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो आइए देखते प्रश्न संख्या 4 को। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? क्या दोस्तों? कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों? तो है दोस्तों पंचायत राज से। किससे संबंधित है? पंचायत राज से। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, क्या दोस्तों? 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 74वां संशोधन नगर पालिकों से संबंधित है। क्या दोस्तों? 74वां संशोधन के बारे में बात करें तो वह नगर पालिक से संबंधित है। क्या दोस्तों? नगर पालिक से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते प्रश्न संख्या 5 को। तो प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? क्या दोस्तों? कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि किस शहर को कहा जाता है। तो वह कहा जाता है दोस्तों अहमदाबाद के। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद के, क्योंकि वस्त्र उद्योग की अधिकता के कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते प्रश्न संख्या 6 को। तो प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की शुरुआत करता है? क्या दोस्तों? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार का शुरुआत करता है दोस्तों? तो है दोस्तों अनुच्छेद 14। कौन है? अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? क्या दोस्तों? कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों? तो बात करें दोस्तों आरबीआई के, तो आरबीआई का
स्थापना 1935 ईस्वी में कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुई थी। जबकि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों? तो 1 जनवरी, क्या दोस्तों, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1949 में। अगर बात करें आरबीआई के मुख्यालय के बारे में दोस्तों, तो यह इसका मुख्यालय मुंबई में है। क्या दोस्तों? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8 का था दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? क्या दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो है दोस्तों कि विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और इसका स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था दोस्तों। क्या दोस्तों? हरिहर और बुक्का ने किया था। इनके ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? क्या दोस्तों? कि निम्नलिखित में से, यानी कि इनमें से दिया गया कौन सी नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है दोस्तों? तो है दोस्तों नर्मदा नदी। क्या दोस्तों? नर्मदा नदी। अगर इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो नर्मदा नदी अमरकंटक से, कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है और भ्रंश घाटी से पश्चिम की ओर बहती है। क्या दोस्तों? कि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर भ्रंश घाटी से पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों। और नर्मदा नदी के जैसा ही ताप्ती नदी भी है दोस्तों। कौन सा नदी? ताप्ती नदी भी, जो कि अमरकंटक से निकलकर भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्तों कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन कराता है? क्या दोस्तों? कि सीएजी की नियुक्ति कौन कराता है? तो बात करें सीएजी की नियुक्ति के बारे में दोस्तों, तो इसका नियुक्ति कौन कराता है? तो है दोस्तों राष्ट्रपति कराता है। कौन कराता है? राष्ट्रपति कराता है दोस्तों। यह भारत के सरकारी खातों का स्वतंत्र ऑडिट करता है। क्या दोस्तों? यह भारत के सरकारी खातों का स्वतंत्र ऑडिट करता है और उसकी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाती है। क्या दोस्तों? उसकी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों कि इल्बर्ट बिल विवाद, क्या दोस्तों? इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? क्या दोस्तों? इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था दोस्तों? तो बात करें दोस्तों इल्बर्ट बिल विवाद का, तो किया गया था दोस्तों 1883 में। क्या दोस्तों? कि 1883 में इल्बर्ट बिल लाया गया था, जिसका उद्देश्य था भारतीय जजों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार देना। क्या दोस्तों? कि इल्बर्ट बिल लाया गया था 1883 में लाया गया था दोस्तों, जिसका उद्देश्य था भारतीय जजों को यूरोपीय अपराधों की मुकदमों की सुनवाई का अधिकार देना। और इसका विवाद किस वायसराय के समय हुआ था दोस्तों? तो वे थे लॉर्ड रिपन के समय। क्या? लॉर्ड रिपन के समय। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। 12 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? क्या दोस्तों? कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं दोस्तों? तो है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था दोस्तों? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे दोस्तों। तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। 13 का था दोस्तों कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा दोस्तों? तो इस प्रश्न को हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं दोस्तों कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वो था दोस्तों नीलगिरी। इसके बारे में हम लोग विस्तार से पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। प्रश्न संख्या 14 का था दोस्तों कि महालनोबिस मॉडल, क्या दोस्तों? महालनोबिस मॉडल मुख्यतः किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? क्या दोस्तों? महालनोबिस मॉडल मुख्यतः किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि महालनोबिस मॉडल मुख्यतः किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो है दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना से दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था दोस्तों। यह पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। क्या दोस्तों? यह
पीसी महाल नोबिस के मॉडल पर आधारित है दोस्तों। तो 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। प्रश्न संख्या 15 कहता है दोस्तों कि भक्ति आंदोलन के किस संत ने बीजक ग्रंथ की रचना की थी। क्या दोस्तों, कि भक्ति आंदोलन के किस संत ने बीजक ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों। तो वे थे दोस्तों कबीर ने। क्या दोस्तों, कबीर थे जो कि बीजक कबीर की प्रमुख रचना थी। क्या दोस्तों, बीजक थी जो कि कबीर की प्रमुख रचना थी दोस्तों, जिसमें उनके दोहे, साखियां और शब्द संकलित है। क्या दोस्तों, जिसमें उनके दोहे, साखियां और शब्द संकलित है। तो 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। 16 कहता है कि भारत में शून्य काल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों। तो भारत में शून्य काल का उल्लेख संविधान के कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है दोस्तों जिसमें शून्य काल का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों किसी भी अनुच्छेद में नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है। क्या दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है। तो दोस्तों चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। क्या दोस्तों, चेन्नई है जो कि कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों, जो कि इसको मानव द्वारा बनाया गया है। जबकि मुंबई, कोची और विशाखापट्टनम सभी है जो कि प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। प्रश्न संख्या 18 कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है दोस्तों। तो वह है दोस्तों कौन सा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह प्रश्न हम लोग पिछले क्लास में भी बता चुके हैं दोस्तों। अगर आप लोग को याद होगा तो कमेंट करिए कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है दोस्तों। तो है भाग 4 के ए। क्या दोस्तों, भाग 4 के ए, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 के ए जोड़ा गया था, जिसमें अनुच्छेद 51 के ए के अंतर्गत, क्या दोस्तों, जिसमें 51 ए के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य दिए गए थे या जोड़े गए थे। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न की ओर। कहता है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना मुख्य रूप से किस उद्देश्य से की गई थी दोस्तों। तो वे थे दोस्तों बाढ़ नियंत्रण एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी विकास से दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो हुआ था दोस्तों 1948 में। कब हुआ था दोस्तों, 1948 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। तो प्रश्न संख्या 20 कहता है दोस्तों कि ऐहोल अभिलेख किस चालुक्य शासक से संबंधित है। क्या दोस्तों, ऐहोल अभिलेख किस चालुक्य शासक से संबंधित है दोस्तों। तो ऐहोल अभिलेख कवि रवि कृति द्वारा लिखा गया था दोस्तों। किसके द्वारा लिखा गया था, कवि रवि कृति दोस्तों। क्या, कवि रवि कृति द्वारा। क्या दोस्तों, कवि रवि कृति द्वारा लिखा गया था दोस्तों। इसमें पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन मिलता है दोस्तों। तो इसका स्थापना भी ऐहोल अभिलेख किस चालुक्य शासक से संबंधित वो है दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। प्रश्न संख्या 21 कहता है दोस्तों कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों। क्या दोस्तों, कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बात करें प्रारूप समिति का गठन हुआ था दोस्तों 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था, 1947 को दोस्तों। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों, भीमराव अंबेडकर थे। तथा समिति में कुल 7 सदस्य थे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। तो प्रश्न संख्या 22 कहता है दोस्तों कि भारत के किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे अधिक राज्यों पर है। क्या दोस्तों, कि भारत के किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे अधिक राज्यों पर है दोस्तों। तो है दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय। क्या दोस्तों, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूर्वोत्तर के कई राज्यों तक विस्तृत रहा है। और यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 23 को।
प्रश्न संख्या 23 का था दोस्तों कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम किसने लागू किया था। क्या दोस्तों कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम किसने लागू किया था दोस्तों, तो वे थे थॉमस मुनरो। क्या था दोस्तों, थॉमस मुनरो। अगर बात करें रैयतवाड़ी के बारे में दोस्तों, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास के प्रेसिडेंसी थॉमस मुनरो द्वारा लागू की गई थी। इसमें किसान सीधे सरकार को लगान देता था। क्या करता था, किसान सीधे सरकार को लगान देता था। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 24 को। 24 का था कि भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों। क्या दोस्तों, बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है सबसे अधिक, भारत में, तो होता है दोस्तों उड़ीसा में। इस प्रश्न को हम लोग पिछले क्लास में भी बता चुके हैं दोस्तों। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है दोस्तों। बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। क्या दोस्तों, बॉक्साइट है जो कि एक क्या दोस्तों धातु है जिससे एल्युमिनियम धातु प्राप्त किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते प्रश्न संख्या 25 को। प्रश्न संख्या 25 का था दोस्तों कि बुद्ध चरित्र ग्रंथ के लेखक कौन है। क्या दोस्तों, बुद्ध चरित्र ग्रंथ के लेखक है दोस्तों अश्वघोष। क्या दोस्तों, अश्वघोष। अश्वघोष ने संस्कृत में बुद्ध चरित्र की रचना की थी। बुद्ध चरित्र की रचना किस भाषा में हुआ था, तो वह दोस्तों संस्कृत भाषा में हुआ था दोस्तों, जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है कि बुद्ध चरित्र में गौतम बुद्ध के जीवन का वर्णन मिलता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र ग्रंथ के लेखक लिखा था दोस्तों, यानी लेखक हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26 को। प्रश्न संख्या 26 का था दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति को अध्यादेश या आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है दोस्तों, तो है दोस्तों अनुच्छेद 123। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों, आर्टिकल 123 के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 27 को। प्रश्न संख्या 27 का था दोस्तों कि दशमलव मुद्रा प्रणाली भारत में कब लागू हुई थी दोस्तों। दशमलव मुद्रा प्रणाली है जो कि दोस्तों भारत में कब लागू हुआ था, तो हुआ था दोस्तों 1957 में दोस्तों। 1957 में भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली लागू हुई थी, जिसमें 1 रुपया बराबर 100 पैसा निर्धारित किया गया था। क्या दोस्तों कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा निर्धारित किया गया था, कब, 1957 में ही, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते प्रश्न संख्या 28 को। प्रश्न संख्या 28 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है। क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो दोस्तों तो भारत में किस नदी का उद्गम नहीं है दोस्तों, तो सभी का भारत में है दोस्तों, सिर्फ ब्रह्मपुत्र ऐसा नदी है जो कि इसका उद्गम स्थान है कहाँ, तिब्बत। क्या दोस्तों, तिब्बत में मानसरोवर के निकट, कहाँ, मानसरोवर के निकट आंगसी हिमनद से, कहाँ से होता है दोस्तों, आंगसी हिमनद से होता है दोस्तों। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है दोस्तों और जाके बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 29 को। प्रश्न संख्या 29 कहता है दोस्तों कि भारतीय पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है। पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय को। क्या दोस्तों, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में महिला शिक्षा और सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों, इसलिए उन्हें भारतीय पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है। क्या दोस्तों कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध, महिला शिक्षा और सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्हें भारतीय पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते प्रश्न संख्या 30 को। तो प्रश्न संख्या 30 कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। क्या दोस्तों कि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भारतीय संविधान के अनुसार, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। तो इसका न्यूनतम आयु होती है दोस्तों 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। तथा लोकसभा के लिए अगर बात करें दोस्तों तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। कितना होना चाहिए दोस्तों, 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते प्रश्न संख्या 31 को। तो प्रश्न संख्या 31 कहता है दोस्तों कि तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ किसने लिखा था। क्या दोस्तों, तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ किसने लिखा था दोस्तों, तो अल-बरूनी। क्या दोस्तों, अल-बरूनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अल-बरूनी की अगर बात करें दोस्तों तो अल-बरूनी ने 11वीं शताब्दी में भारत आया था। कब आया था, 11वीं शताब्दी में भारत आया था, और उसने भारतीय समाज, धर्म, विज्ञान और संस्कृति का विस्तृत वर्णन तहकीक ए
हिंद में किया था कि दोस्तों तहकीक ए हिंद में क्या क्या वर्णन है दोस्तों, तो भारतीय समाज, धर्म विज्ञान और संस्कृति का दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 32 को। तो प्रश्न संख्या 32 कहता है दोस्तों कि भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया। क्या दोस्तों कि भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC बनाया गया दोस्तों, तो है दोस्तों 99वां संशोधन द्वारा। क्या 99वां संशोधन द्वारा, 99वें संशोधन द्वारा NJAC बनाया गया था, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है दोस्तों। क्या कि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 33 को। तो प्रश्न संख्या 33 कहता है दोस्तों कि काली मिट्टी मुख्यतः किस चट्टान के अपक्षय से बनती है। क्या दोस्तों कि काली मिट्टी है जो कि मुख्यतः किस चट्टान के अपक्षय से बनती है दोस्तों, तो है दोस्तों कि काली मिट्टी दक्कन ट्रैप क्षेत्र की बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से बनती है। क्या दोस्तों दक्कन ट्रैप, क्या दोस्तों दक्कन ट्रैप के क्षेत्र से, दक्कन ट्रैप के क्षेत्र के से बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से बनती है दोस्तों। और यह है जो कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों। क्या किसके खेती के लिए, कपास की खेती के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेसाल्ट। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 34 को। तो प्रश्न संख्या 34 कहता है दोस्तों कि भारत में पहली बार स्वर्ण मुद्राएं बड़े पैमाने पर किस शासक ने जारी किया था। तो दोस्तों स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोना का सिक्का सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा शासक भारत में पहली बार जारी किया था दोस्तों, तो वे थे दोस्तों कनिष्क ने। कौन कनिष्क के बारे में बात करें दोस्तों, तो वे कुषाण शासक थे। क्या दोस्तों कुषाण शासक थे। कुषाण शासक कनिष्क ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जारी की। इन सिक्कों पर भारतीय, यूनानी और ईरानी देवताओं को चित्र मिलता है। क्या दोस्तों कि इस सिक्के पर भारतीय, यूनानी और ईरानी देवताओं के चित्र मिलते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 35 को। प्रश्न संख्या 35 कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है। क्या दोस्तों कि वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है दोस्तों। कौन करता है, तो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट करता है दोस्तों। और कौन से अनुच्छेद के द्वारा करता है दोस्तों, तो अनुच्छेद 280 के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 36 को। तो 36 कहता है दोस्तों कि गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। क्या दोस्तों कि गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो बात करें गरबा की दोस्तों, तो वह है कि गुजरात राज्य से संबंधित है दोस्तों। गरबा और डांडिया गुजरात के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्या दोस्तों गरबा और डांडिया, कौन डांडिया, जो कि गुजरात के प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान किए जाते हैं दोस्तों। कब किए जाते हैं, नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 37 को। तो प्रश्न संख्या 37 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है दोस्तों, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और यह भी बताइए कि आज का क्लास आप सभी को कैसा लग रहा है। अगर आज का क्लास आप सभी को बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो दोस्तों 37 पर जाते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है दोस्तों, तो है दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT उद्योग को। क्या दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी IT उद्योग को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 38 को। तो प्रश्न संख्या 38 कहता है दोस्तों कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। क्या दोस्तों कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो बात करें भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में दोस्तों, तो भाखड़ा बांध है जो कि हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। यह सतलज नदी पर, कहाँ है दोस्तों, सतलज नदी पर बना है दोस्तों। यह भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। यानी कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, तो वह है सतलज नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 39 को। 39 कहता है दोस्तों कि एकता प्रणाली को भारत में संगठित रूप से किसने लागू किया था। क्या दोस्तों एकता प्रणाली को भारत में संगठित रूप से किसने लागू किया था दोस्तों, तो वे थे दोस्तों इल्तुतमिश। क्या दोस्तों इल्तुतमिश ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एकता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से भारत में लागू किया था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 40 को। तो दोस्तों आज का यह लास्ट प्रश्न है दोस्तों
तो अगर क्लास अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप लोग इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और दोस्तों अगर इसका आप लोग को PDF चाहिए, यानी इस क्लास को आप लोग को PDF चाहिए, तो मेरा नंबर 9546110514 पर मैसेज करिए दोस्तों कि सर मुझे PDF चाहिए। तो आइए दोस्तों हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? क्या दोस्तों कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है दोस्तों? तो है दोस्तों रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ से दोस्तों। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है दोस्तों, और इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। क्या दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज का क्लास समाप्त होता है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।